बीकेसी टीचिंग स्कूल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही अच्छा कंटेंट, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर हमने लिख रखा है, आप देखिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म के बारे में सर्वप्रथम आप जानेंगे कि प्रिज्म किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं। प्रिज्म प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी समान माध्यम है जो किसी कोण पर झुके। दिखाई दे रहा पूरा? दो पृष्ठों से मिलकर बनता है। मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, हमने सीखा कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी समान माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। तो यहां पर आप इस तरह से प्रिज्म देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होता है प्रिज्म। प्रिज्म के इसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ये भी अपवर्तक पृष्ठ हो गया। यहां पर प्रिज्म कोण होता है ए, इसको ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। प्रिज्म कांच का बना होता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं प्रिज्म के बारे में छात्रों। इन पृष्ठों के बीच बने हुए कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म के तीसरे पृष्ठ की अपवर्तन की घटना में कोई कार्य नहीं होता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आगे जानेंगे हम लोग प्रायोगिक कार्यों के लिए समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। छात्रों, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी समान माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रिज्म बना हुआ है। इस प्रिज्म के दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तीसरे पृष्ठ का अपवर्तन की घटना में कोई भी कार्य नहीं होता है, इसलिए प्रिज्म किसी भी आकार का हो सकता है, परंतु प्रायोगिक कार्यों के लिए समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, प्रिज्म में अपवर्तन की घटना कुछ इस तरह से होती है। प्रिज्म में अपवर्तन की घटना दो बार होती है। देखिए ये विरल है, विरल से सघन माध्यम में। जब विरल से सघन माध्यम में किरण जाती है, तो जैसे मान लीजिए ये अभिलंब है, तो विरल से सघन में जाएगी विरल से जब सघन, देखो बच्चों, हवा को विरल माध्यम कहते हैं। यहाँ पर हवा विरल माध्यम होगी और कांच क्या होगा, सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यहाँ सघन माध्यम है बच्चों, अब सघन से ये विरल में जाती है, तो यहाँ पर पहले हम ऐसे नॉर्मल डाल दे रहे हैं, अभिलंब नॉर्मल, ये भी अभिलंब है। तो जब सघन माध्यम है, सघन से विरल में जाना चाहती है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे। तो इस तरह से ये हो गई आपतित किरण। आपतित किरण हो गई ये हो गई अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये हो गई निर्गत किरण। तो इस तरह से प्रिज्म में अपवर्तन की घटना दोस्तों दो बार होती है। पहले विरल से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाती है, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो इस तरह से प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहाँ पर इसको आप I1 कहेंगे, आपतन कोण 1। ये यहाँ पर इसको आप I2 कहेंगे,
ये R1 है और ये R2 है। ये प्रिज्म कोण है आपका। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप जान लें कि प्रिज्म में 2 बार अपवर्तन की घटना होती है। नंबर 1 पहली बार विरल से सघन में, विरल से सघन में, और फिर नंबर 2 सघन से विरल में। तो इस तरह से छात्रों हम लोगों ने सीखा कि प्रिज्म क्या है। यहाँ देखिए प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी मतलब उसके आर पार हम प्रिज्म के देख सकते हैं, तो यही पारदर्शी होता है। तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी समांग माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो पृष्ठों से घिरा होता है। प्रिज्म क्या है? एक पारदर्शी समांग माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों से मिलकर बनता है। तीसरे पृष्ठ का अपवर्तन की घटना में कोई काम नहीं होता है। यहाँ देखिए हमने लिखा है प्रायोगिक कार्यों के लिए संभाव्य त्रिभुजाकार प्रिज्म का प्रयोग करेंगे। प्रिज्म में 2 बार अपवर्तन की घटना होती है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको प्रिज्म का थोड़ा सा परिचय बताया है। अब हम लोग छात्रों आगे बढ़ेंगे, पहले इसको आप नोट कर लें। हो गया। चलिए छात्रों हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यहाँ देखिए हमने क्या लिख रखा है, प्रिज्म के कार्य। तो प्रिज्म के कार्य के बारे में जानेंगे। प्रिज्म के 2 कार्य हैं। पहला कार्य प्रकाश की किरणों का विचलन करना, किरणों का विचलन, ये मुख्य कार्य है। फिर सूर्य के 7 रंगों को अलग करना, सूर्य के 7 रंगों को अलग करना, ये प्रिज्म का काम हो गया। तो प्रिज्म से क्या क्या करते हैं, सूर्य की किरणों का विचलन कराते हैं और सूर्य के 7 रंगों को अलग अलग हम लोग देख सकते हैं प्रिज्म के द्वारा। अब हम लोग जानेंगे छात्रों की विचलन कोण क्या होता है। अब धीरे धीरे इसका प्रारंभ करेंगे, इसमें डेरिवेशन भी सीखेंगे हम लोग। तो विचलन, हाँ विचलन कोण क्या है, डिस्प्रेशन एंगल। तो छात्रों देखो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से जितना विचलित होती है उसे ही विचलन कोण कहते हैं। प्रकाश की किरण अपने मार्ग से जितना विचलित होगी उसे क्या कहेंगे, विचलन कोण। आइए सीखते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण अगर विरल से सघन में जाएगी इस तरह से, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाना आप लोग जो है, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। इसको आपतन कोण बोलते हैं छात्रों, आई से लिखते हैं आपतन कोण को, स्मॉल आई से, और अपवर्तन कोण को हम लिखते हैं स्मॉल आर से। अब आप देखिए इस किरण को ऐसे बाहर निकल जाना चाहिए था इस तरह से, इतना, परंतु क्या हुई, ये किरण अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गई है। इसको ऐसे जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन इस मार्ग पर यह किरण ना जा करके ऐसे झुक गई। कितना झुकी, ये देखिए इतना झुकी हुई है। तो यही इतना क्या है, विचलन कोण है। विचलन कोण को डेल्टा से लिखते हैं, विचलन कोण को इससे लिखते हैं डेल्टा से। तो अब जितना विचलित हुई है इस मार्ग से, इसको जाना चाहिए था, तो यहां से नहीं गई, झुक गई। तो जितना झुकी वही क्या है, विचलन कोण है। अगर मान लीजिए ये न झुकती, अगर ये किरण थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये किरण ना झुकती, तो ऐसे यही इस मार्ग से निकलती, तो यह मार्ग जो है, जैसे ये कोण आई है तो ये भी कोण आई होता, इतना भी आई होता। जैसे अगर हम एक कोण बनाएं, यहाँ पर आई है तो यहाँ भी आई होगा, इसे शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं बच्चों, वर्टेक्स एंगल। तो अगर यहाँ आई है तो ये पूरा कोण क्या होगा, आई होगा, ठीक है, इतना पूरा आई होगा, इसके बराबर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये किरण इस मार्ग से न जा करके झुक गई इतना ना,
तो इस कोण का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? डेल्टा बराबर इस पूरे आई में से इतना काट दें हम आर। जैसे आप ध्यान दें, इधर समझ लें, ये अगर सॉरी अगर ये आई है और ये किरण ऐसे चली जाती तो ये भी आई होता ना, लेकिन ऐसे नहीं गई है, ये झुक गई है ऐसे अपने मार्ग से, ऐसे झुक गई, ये आर हो गया, इतना इतना ये आर बन गया आर। तो विचलन कोण कौन हुआ? ये वाला विचलन कोण हुआ। जितना झुकी है ये किरण ऐसे जानी चाहिए थी, इतना झुक गई, तो यही विचलन कोण हुआ। इसका मान कैसे निकालेंगे? पूरे आई में से, पूरे इतने कोण में से आप इतना काट दें, पूरे यहां से यहां तक के कोण में आप इतना काट दें। ये पूरा कोण आई है, आई, और ये इतना कोण आर है, तो इसको खत्म काट दें, घटा दें, तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि जब किरण विरल से सघन में जाती है तो विचलन कोण का सूत्र क्या होता है। अब आइए दूसरा सीखते हैं। जैसे ये सघन है और ये विरल है, तो सघन से विरल में जब जाती है किरणें तो अपने मार्ग पे नहीं जाती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ये अभिलंब है, नॉर्मल अभिलंब। तो यहां पर आई था, अगर किरण ऐसे जाती इस तरह से तो ये भी आई होता, लेकिन इस तरह से नहीं गई, अपने मार्ग से क्या हुई? विचलित हो गई, यहां चली गई, या यही इतना क्या हुआ? विचलन कोण हो गया डेल्टा। तब इसका मान कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा का मान देखो बच्चों, ये पूरा इतना आर है, इसको अब क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण आर बोलेंगे। तो पूरे आर में से आप आई काट दें, तो डेल्टा बराबर इसको मान कैसे निकालेंगे? पूरे आर में से यहां तक की वैल्यू में इसको काट दीजिए, तो ये बच जाएगा, इतना इतना बच जाएगा। तो आर माइनस आई। तो इस तरह से हमने दो फार्मूले प्राप्त किए विचलन कोण के। ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं भाई कि विचलन कोण को जो है, विचलन कोण को डेल्टा से लिखते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रिज्म के विचलन कोण का फार्मूला पढ़ेंगे। पहले आप इसको थोड़ा देख लें एक बार पुनः। प्रिज्म का कार्य लिखा गया है, विचलन कोण लिखा गया है। चलिए छात्रों, हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र। तो आइए देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों का है BIMP बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको आपको तैयार करना ही करना है। तो चलिए सीखते हैं प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई प्रिज्म है, देखिए, तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं प्रिज्म कोण ए। तो कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है, तो ये अभिलंब की ओर झुकती है, क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा कर देंगे, अभिलंब नॉर्मल। ये हो गया आपतन कोण I1, ये अभिलंब की ओर झुकी, फिर यहाँ पर फिर से हम नॉर्मल डाल दिए इसे, ये अभिलंब है। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो इस तरह से ये हो गया I2। यहाँ पर R1 हुआ और ये हो गया R2। इसको थोड़ा सा मगर इस तरह से आगे बढ़ाते, ऐसे इसको भी आप आगे बढ़ाते, तो ये मिलता हो जा विचलन कोण डेल्टा 1 और विचलन कोण डेल्टा 2। ये हो गया न्यूनतम विचलन डेल्टा M। चलिए छात्रों, यहाँ पर हम मान ले रहे हैं, देखो एक चतुर्भुज बन गया P, यहाँ पर बिंदु Q R, और ये बिंदु को हम यस मान ले रहे हैं, यस। तो चलिए आगे हल करते हैं बच्चों। प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र। माना किसी प्रिज्म का विचलन कोण
डेल्टा तथा प्रिज्म कोण को ए से लिखा जाता है यदि आपतन कोण I1 तथा निर्गमन कोण I2 है। तब यहां से हम लोग सबसे पहले डेल्टा 1 की गणना करेंगे। डेल्टा की गणना कैसे होगी बच्चों? अगर हम I1 में अभी इसका फार्मूला बताए थे हम आपको इसके पहले, तो उसी फार्मूले पे लगाएंगे। यदि आपतित किरण का विचलन कोण डेल्टा 1 है तो डेल्टा बराबर सूत्र होता है I माइनस आर, तो यहां हो जाएगा I1 माइनस R1। समीकरण 1, यदि निर्गत किरण का विचलन कोण डेल्टा 2 है तो डेल्टा 2 बराबर उसमें सूत्र हो जाएगा I2 माइनस R2। समीकरण 2। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि कुल विचलन डेल्टा है तो इसको हम जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़िए, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 का मान I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। इसको हम एक तरफ करते हैं I1 प्लस I2। अब माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे R1 माइनस R2 में, तो हो जाएगा R1, अंदर चिन्ह बदल जाएगा R1 प्लस R2। इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप समीकरण 1 बना लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए चतुर्भुज एक बना हुआ है PQR। यहां पर ध्यान दें, ये जो कोण Q है 90 अंश का होगा। क्योंकि एक रेखा ये इस तरह से गई है ऐसे, और ये रेखा इस पर ऐसे लंब है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, पूरा 90 डिग्री। और यहां भी हो जाएगा पूरा 90 डिग्री। तो कोण Q 90 अंश होगा, कोण यस भी 90 अंश होगा। कोण R की बात करें तो R जो है, यहां ध्यान दें त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ R1 R2 और यहाँ पर R है। तो इस कोण का मान क्या होगा? कोण R का मान होगा 180 माइनस R1 प्लस R2। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़कर 180 अंश होता है। तो कोण R की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर 180 पाई मतलब 180 होता है, R1 प्लस R2 हो जाएगी। चलो आगे बढ़ो। तो अब जो है चतुर्भुज PQRS में कोण P यहां से, कोण Q यहां से लेंगे, ये पूरा कोण प्लस कोण R यहां से पूरा कोण लेंगे, प्लस कोण यस लेंगे, ये पूरा कोण यस। ठीक, चलो आगे बढ़ो। बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। चलो, तो कोण P का मान कितना है? A है, यहाँ पर A लिखेंगे, प्लस कोण Q 90 अंश का है, कोण R है 180 मतलब पाई माइनस R1 प्लस R2, और प्लस कोण यस का मान 90 अंश है, बराबर 360। चलो आगे बढ़ो बच्चों। A प्लस 90 और 90 180 हो गया, प्लस पाई का मान 180 अंश होता है, माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360 अंश। ठीक है, चलो A प्लस 180 और 180 जोड़ देंगे 360, माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360 अंश। तो इसको A माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360 अंश माइनस 360 अंश। A प्लस A माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। A बराबर R1 प्लस R2, ये हो गया A की वैल्यू। ठीक है,
ए की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2। ए की वैल्यू R1 प्लस R2 वैल्यू यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे। R1 प्लस R2 की का मान, इसको समीकरण 2 बना लीजिए, का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर चलो तो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 का मान ए हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे छात्रों न्यूनतम विचलन के लिए। ये आपका फार्मूला आ गया है। अब न्यूनतम विचलन के लिए हल करेंगे। न्यूनतम विचलन के लिए I1 का मान I2 बराबर होता है तथा R1 का मान R2 के बराबर होगा। न्यूनतम विचलन का मतलब बहुत छोटे छोटे कोण होंगे। जब छोटे कोण होते हैं तो सभी को अप्रॉक्सीमेटली लगभग बराबर मान लिया जाता है। यहाँ रखो बच्चों, तो डेल्टा बराबर I1 को I लिख दिए हम, इसका मान एक ही होगा तो I लिख देंगे, R1 R2 को हम लोग R लिख देंगे। तो I1 प्लस I प्लस I माइनस ए, डेल्टा का मान क्या हो गया 2I माइनस ए। ये विचलन कोण का मान आ गया। अल्पतम विचलन को हम डेल्टा एम से लिखेंगे तो 2I माइनस ए। इस तरह जो है हम लोग डेल्टा एम का मान निकाल लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको आप नोट करें फिर मिटा दें, ऊपर से इरेज कर ले रहे हैं, देख लेना स्किप करके पीछे से आप लोग। चलो यहां से अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या था, ए बराबर R1 प्लस R2 का मान हम लोग R रखेंगे। ए बराबर क्या आ गया 2R, तो R बराबर क्या हो जाएगा A/2 हो गया। ठीक, यहां से I का मान भी आप निकाल सकते थे। इसको आप डेल्टा एम प्लस ए लिख देंगे बराबर 2I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी I बराबर हो गया बच्चों डेल्टा एम प्लस A/2। शायद नीचे दिख नहीं रहा है क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, विचलन कोण का सूत्र निकालना था। यहाँ देखो विचलन कोण, तो विचलन कोण का फार्मूला कहाँ निकालिए, ये निकल गया आपका। विचलन कोण का फार्मूला यहाँ निकल गया, यहाँ पर आप छोड़ सकते हो। यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, यहाँ भी विचलन कोण का फार्मूला निकला हुआ है। अब हम पढ़ते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर सूत्र होता है साइन I अपान साइन R। चलिए तो I की वैल्यू हम लोग रख देंगे कहाँ से, यहाँ निकालें, तो साइन A प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन R का मान यहाँ निकालें A/2। तो इस तरह से हम लोग प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला ज्ञात कर लिए। तो दोस्तों अगर आप जो है हमसे हमारे पर्सनल क्लास से जुड़ना चाहते हैं, प्राइवेट क्लास से, तो आप व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 7080723924, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिससे आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, हाथ से लिखे हुए नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। परीक्षा पीरियड में उसमें इंपॉर्टेंट भी लिखा रहेगा आपके लिए, तो आप उसका बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। PDF नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए तो। इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा, प्रिज्म के विचलन कोण का फार्मूला और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला। तो आप लोग पढ़ते रहिए, फिर आगे मिलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखें सवाल आपको आपके सामने है बोर्ड पर, स्क्रीन पर आप देखिए क्या लिखा है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा प्रिज्म कोण 60 अंश है। प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण की गणना करनी है। सवाल को आप अच्छे से पढ़ा करिए, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है उसको आप पहले निकाल के लिखिए, सूत्र आप रख दीजिए, तुरंत आपको सवाल बहुत एकदम सरल तरीके से आ जाएगी बच्चों। यहाँ देखो अपवर्तनांक को लिखा जाता है n से,
n बराबर √2 दिया गया है। चलिए इसको तोड़ तोड़ पढ़ते हैं। प्रिज्म कोण को ए से लिखते हैं बच्चों। प्रिज्म कोण ए की वैल्यू 60 अंश है। प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण मतलब डेल्टा एम की गणना करनी है। चलो इसमें फार्मूला लगाओ। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n का, n बराबर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है ना, तो यही लगाएंगे आप। सवाल ध्यान से समझें। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर फार्मूला होता है साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a अपान 2। ठीक है, ये बच्चों फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे परीक्षा पीरियड में, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। तो n बराबर साइन a का मान है कितना बच्चों, देखो यहाँ 60 डिग्री है और डेल्टा m निकालना है अपान 2 और साइन 60 अपान 2, तो इसको काट देंगे। 30 दूना 60 हो गया। तो n का मान यहाँ नहीं पुट किए, रख दो बच्चों। √2 बराबर, अब यहाँ बच्चों √2 बराबर हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 और अपान साइन 30 अंश। साइन 30 अंश हुआ। आगे बढ़े, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए आप, तो √2 गुणे साइन 30 अंश बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2। चलिए √2 गुणे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू छात्रों 1/2 होती है। साइन 30 अंश मान 1/2, तो साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m अपान 2, इसको आप काटेंगे बच्चों। देखिए जैसे यक्स लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स √x, 2 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2। इसका मतलब 2 के अंदर 2 बार √2 हम लिख सकते हैं। अगर एक बार काट देंगे तो एक बार √2 बच जाएगा। तो यहाँ पर 1/√2 बराबर हो गया साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m अपान 2। तो 1/√2 छात्रों साइन में 45 अंश का मान होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 1/√2 के स्थान पर साइन 45 लिख दिए। अब बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m अपान 2। तो यहाँ साइन से साइन इसको कैंसिल कर दिए, 45 अंश बचा, 60 अंश प्लस डेल्टा m/2। इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, 45 दूना 90। अब बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा m। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, 90 माइनस 60 बराबर डेल्टा m। तो इस तरह से छात्रों हम लोगों ने डेल्टा m की वैल्यू फाइंड कर ली 30 अंश। इसमें कि एक सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगी, आप इसको दोबारा सॉल्व कर डालें। ठीक है, चलिए छात्रों अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आगे। आपने देखा, आप देख रहे हैं कि प्रिज्म के विचलन कोण तथा आपतन कोण में संबंध हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रिज्म के विचलन कोण तथा आपतन कोण में संबंध ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको सीखते हैं। देखो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ छात्रों कुछ इस तरह से बनता है, ये x अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से। ये आपका जो है विचलन कोण डेल्टा m है और ये आपतन कोण I है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जैसे आपतन कोण का मान यहाँ देखो बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण का मान घट रहा है। देखिए जैसे आप यहाँ कोई वैल्यू है, इस तरह से बढ़ा देते हैं। यहाँ लिखे हैं 0 अंश, 10 अंश, 20 अंश, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, इस तरह से 60 अंश। यहाँ ध्यान दें, आप सबसे पहले आप समझिए इसी तरह से। जब आपतन कोण 20 अंश है, यहाँ ये आपतन कोण I है, ये विचलन कोण डेल्टा m है। आपतन कोण का मान बढ़ाना है आपको। आपतन कोण यहाँ सामने देखिए 20 अंश है, तो डेल्टा m कितना है 40 है। आपतन कोण 30 कर दिए तो डेल्टा m का मान कितना हो गया 20 हो गया। मतलब इधर देखिए हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं। 20 था तब डेल्टा m का मान क्या था 40 था, और जब 30 हुआ I का मान तो डेल्टा m का मान क्या हो गया 20 हो गया। 40 पे भी 20 है, 50 पे देखो बढ़ने लगा, 30 हुआ, फिर 60 पे इसको और आगे बढ़ाएंगे इस तरह से तो 60 हो गया।
मतलब छात्रों निष्कर्ष आप निकालिए कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण का मान देखो, आपतन कोण 20 से 30 किए तो विचलन कोण 40 से 20 हो गया। मतलब आपतन कोण का मान बढ़ाए तो क्या हुआ, विचलन कोण का मान घट गया। यहां देखिए कि हम जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं उसी क्रम में विचलन कोण का मान घटता जाता है। देखिए घट जब बढ़ाएंगे आई का मान जब हम लोग बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण देखो नीचे आ रहा है, और यहाँ आने के बाद फिर अब और आपतन कोण और आगे बढ़ा रहे हैं तब ये ऊपर जा रहा है। मतलब शुरू में क्या हुआ कि आपतन कोण आई का मान जैसे बढ़ाए तो ये नीचे आया, तो यहाँ के बाद और आगे बढ़ाएंगे तो ये ऊपर गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाए उसी क्रम में विचलन कोण का मान देखो नीचे आ रहा है, घट रहा है। लेकिन इस पॉइंट के बाद एक निश्चित मान के बाद यहाँ के बाद आगे अगर हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान देखो ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है ना। तो हम जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं उसी क्रम में विचलन कोण का मान घटता जाता है। लेकिन एक निश्चित न्यूनतम मान के बाद यहाँ पर आपतन कोण के बीच ग्राफ या वक्र, ठीक है, इसको आई डेल्टा वक्र भी कहते हैं, आपतन कोण और विचलन कोण का वक्र। चलिए तो इसको पहले हम इरेज कर दे रहे हैं बच्चों। देखो एक निश्चित न्यूनतम मान के बाद आपतन कोण आई का मान बढ़ाने पर विचलन कोण डेल्टा का मान बढ़ने लगता है। आई तथा डेल्टा मतलब आपतन कोण और विचलन कोण के बीच खींचे गए ग्राफ को आई डेल्टा वक्र कहते हैं। तो इस तरह से छात्रों हमने आई डेल्टा वक्र के बारे में सीखा कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे विचलन कोण नीचे आएगा, मतलब विचलन कोण का मान घटेगा। एक निश्चित न्यूनतम मान के बाद आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण ऊपर जाएगा, मतलब विचलन कोण का मान बढ़ने लगेगा। चलिए अब हम लोग आगे सीखेंगे बच्चों, इसको पहले आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, VIMP। आगे देखते हैं पतला प्रिज्म किसे कहते हैं। पतला प्रिज्म देखेंगे बच्चों। देखिए जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें सीखना है तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। अगर आपको हमारी प्राइवेट क्लासें चाहिए, हर चैप्टर के अलग अलग वीडियो चाहिए और अच्छे समझना है, तब आप हमसे प्राइवेट क्लास में जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7080723924। इस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। आपको सारे चैप्टर के वीडियोज और अच्छे कंटेंट में मिल जाएंगे। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। जिस प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 अंश या
उससे कम होता है, 10 से अंश या इससे कम होता है, उसे पतला प्रिज्म कहते हैं। कभी कभी बहुविकल्पी में आया है तो उसमें प्रिज्म कोण 5 अंश था, एक बार बहुविकल्पी में बोर्ड एग्जाम में आया था, बोर्ड एग्जाम में। तो पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण का मान बराबर होगा या इससे छोटा होगा, 10 से छोटा या 10 के बराबर होगा, तब हम लोग उस प्रिज्म को पतला प्रिज्म कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले आप पढ़े फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे पतले प्रिज्म के विचलन का सूत्र। दोस्तों पदार्थ का अपवर्तनांक हम लोगों ने सीखा था साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। अगर प्रिज्म पतला है, अगर प्रिज्म पतला है, पतले प्रिज्म के लिए बहुत सुंदर डेरिवेशन है, बहुत खूबसूरत डेरिवेशन है, आपके बराबर समझ लेंगे आप। पतले प्रिज्म के लिए जो साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 है, ये अप्रोक्सीमेटली लगभग होता है ए प्लस डेल्टा एम अपान 2। मतलब पतले प्रिज्म की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 लिखते हैं, तो इसको साइन न लिख करके केवल इतना ही लिखेंगे ए प्लस डेल्टा एम अपान 2। उसी तरह से साइन ए बाई 2 को हमें क्या लिखना है, ए बाई 2 केवल लिखना है। तो इसमें रखिए पतले प्रिज्म के लिए आप साइन इसमें से हटा करके लिखेंगे। तो साइन आगे बढ़ो, तो साइन हटा दीजिए, ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान ए अपान 2 अपान 2 से 2 क्या हुआ, छात्रों कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास एन बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपान ए, इसको यहाँ गुणा कर देंगे तो एन ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम। तो एन ए इसको आप पक्षांतर करेंगे बच्चों तो ये माइनस में आएगा, बराबर डेल्टा एम। देख लीजिए, इसको सॉल्व कर डालिए, यहाँ पर ए आप कॉमन ले लेंगे तो एन बचेगा, जब पूरा निकल जाता है तो 1 बचता है, बराबर डेल्टा एम। तो इस तरह से न्यूनतम पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन का फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर प्राप्त कर लिया, जहां डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन है। एकदम बहुत खूबसूरत डेरिवेशन। ए बराबर प्रिज्म, प्रिज्म कोण हो गया, और एन क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक है या प्रिज्म का अपवर्तनांक है। तो इस तरह से हमने पतले प्रिज्म का जो है विचलन कोण का फार्मूला हम लोगों ने ज्ञात किया यहाँ पर। चलिए इसको आप पहले नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों, देखो आगे चीजें, आगे का कंटेंट हम लोग सीखेंगे। पतले प्रिज्म को द्रव में डुबोना, अभी पतले प्रिज्म का विचलन कोण हम लोगों ने सीखा ये n माइनस 1 ऑफ ए, यही है। तो हवा में अगर पतला प्रिज्म रखा है, हवा में डेल्टा ए, एयर से लिखेंगे इसको, बराबर हवा में जो है अपवर्तनांक ए एन जी होगा माइनस 1 ऑफ ए, और जल में या द्रव में, लिक्विड में इसको हम डेल्टा एल लिख रहे हैं, विचलन कोण लिक्विड में, तो ए एन जी था, इस बार एल एन जी हो जाएगा ना, एल एन जी माइनस 1 ऑफ ए। समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे, डेल्टा ए अपान डेल्टा एल बराबर ए एन जी। ए एन जी का मतलब क्या होता है बच्चों, ए एन जी का मतलब होता है ग्लास का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, और यहाँ ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड के सापेक्ष है। तो भाग दे देंगे ए एन जी माइनस 1 ऑफ ए और एल एन जी माइनस 1 ऑफ ए से ए क्या हुआ, कट गया।
तो डेल्टा ए अपान डेल्टा एल बराबर आ गया ANG-1 बटे LANG-1। ये हो गया द्रव में डुबोने पर फार्मूला। चलिए छात्रों, अब हम लोग पढ़ेंगे श्वेत प्रकाश के बारे में, सूर्य के सातों रंगों के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश कहते किसको? श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश देखो, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है, श्वेत प्रकाश कहते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है बराबर सबको? आगे बढ़ो। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, इस तरह से देखिए। विबग्योर, BIBGYOR, वायलेट, देखो ये श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, इसका क्रम विबग्योर होता है। वायलेट, वायलेट मीन्स क्या होता है छात्रों? बैगनी। इसकी तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 4500 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। इंडिगो, इंडिगो माने आसमानी। या आप इसको जामुनी बोल सकते हो, ऐसे आप जामुनी बोल सकते हो। इसकी तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम से, इसमें 500 बढ़ाना से 5000 एंगस्ट्रॉम लगभग में होती है। चलो, ब्लू, ब्लू माने नीला। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम से 5500 एंगस्ट्रॉम होगी। ग्रीन, ग्रीन माने हरा। हरे रंग की तरंगदैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद बच्चों येलो, येलो माने पीला। पीला मतलब इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? 6000 एंगस्ट्रॉम से 6500 एंगस्ट्रॉम के मध्य होगी। ऑरेंज, ऑरेंज माने नारंगी। नारंगी का जो है तरंगदैर्घ्य 6500 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। चलिए, रेड है, रेड माने लाल। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है बच्चों 7000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इसमें आपको 8 से जोड़ना। तो यहाँ ध्यान दें छात्रों, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं। विबग्योर, देखो विबग्योर, ये इसका शार्ट ट्रिक है। और हिंदी में आप इसका शार्ट ट्रिक जानना चाहते हैं तो बैजनी हपी नाला, बैजनी हपी नाला मतलब बैगनी, जामुनी और नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। हिंदी में आप याद रखेंगे बैजनी हपी नाला, और विबग्योर अंग्रेजी में याद रखेंगे। यहाँ पर इसकी अंग्रेजी भी लिख दी गई है अर्थ, और इसकी तरंगदैर्घ्य यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो छात्रों इस तरह से हमने देखा श्वेत प्रकाश में 7 रंग हैं, सातों का नाम, क्रम और तरंगदैर्घ्य। तो विबग्योर 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि सूर्य के प्रकाश में आसमानी रंग की मात्रा सबसे कम होती है। सूर्य के प्रकाश में इंडिगो,
इंडिगो आसमानी कहें या जामुनी कहें, आसमानी या जामुनी आप इसको बोल सकते हो। आसमानी रंग की मात्रा सबसे कम होती, आंख की सुग्राहिता के लिए, आंख की सुग्राहिता हरे रंग के लिए सबसे अधिक होती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं नीचे। आंख की सुग्राहिता बच्चों हरे रंग के लिए सबसे अधिक होती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी रंगों का मध्यवर्ती रंग पीला होता है, हरा नहीं। तो इस तरह से हमने सीखा कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। उसका क्रम अंग्रेजी में, यहाँ पर हिंदी में बैदनी पिनाला, और उसके हिंदी में नाम है, यहाँ पर उसकी तरंग दैर्घ्य है। सब में देखो 4000 से 4500, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 78। इस तरह से आप 500 जोड़ करके लास्ट में आपको 7800 कर देना। तो श्वेत प्रकाश के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब हम आगे सीखेंगे। अब थोड़ा सा श्वेत प्रकाश के बारे में और आगे सीखते हैं। इस श्वेत प्रकाश, विबग्योर, यहां पर देखेंगे जब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और रेड आपने देखा था अभी, उसमें 4000 एंगस्ट्रॉम था। 4000 से 4500 एंगस्ट्रॉम बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य थी, और रेड लाल की तरंग दैर्घ्य जो है बच्चों 7000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम थी। तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो, मतलब यहां से आप ऐसे नीचे जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य को लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा का मान बढ़ता है, लेमडा का मान बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ती है अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तब। और क्या बढ़ता है बच्चों, इसको जानते हैं, ठीक है। प्रकाश की चाल भी बढ़ती है, प्रकाश की चाल। अगर ऊपर से आप नीचे विबग्योर बैगनी से लाल की तरफ आएंगे तो प्रकाश की चाल बढ़ती है। फिर और क्या चीज बढ़ता है, अब क्या चीजें घटती हैं, जैसे विचलन कोण घटता है, विचलन कोण घटता है। अपवर्तनांक यन, यन अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घटता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो अपवर्तनांक का मान घटता है। और क्या चीजें घटती हैं, ऊर्जा घटती है, ऊर्जा का मान घटता है। आवृत्ति घटती है, आवृत्ति का मान घटता है। देखिए, तो यहां से आप देख लें क्या क्या चीजें बढ़ती हैं। लेमडा का मान बढ़ता है, प्रकाश चाल बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद क्या बढ़ता है, विचलन कोण का मान घटता है, अपवर्तनांक n का मान घटता है, ऊर्जा का मान घटता है, और आवृत्ति का मान घटता है। देखो बच्चों, b बराबर सूत्र होता है n लेमडा, मतलब b प्रोपोर्शनल जो है वेग प्रकाश का वेग तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर प्रकाश का वेग बढ़ेगा, यहाँ पर देखिए चाल बढ़ रही है तो तरंग दैर्घ्य भी बढ़ेगा। b बराबर n लेमडा फार्मूला होता है, b प्रोपोर्शनल लेमडा हो जाएगा अगर इससे हम फार्मूला बनाएंगे तो
तो यहाँ पर अगर लेमडा का मान बढ़ेगा तो बी का मान बढ़ेगा, अब बी का मान बढ़ेगा तो लेमडा बढ़ेगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बच्चों, अगर एक राशि की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी राशि की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसी तरह से जैसे यहाँ लेमडा का मान बढ़ा तो चाल बी का मान भी बढ़ गया। ठीक है, उसके आगे जो है यहाँ देखेंगे एक सूत्र होता है एन बराबर सी अपान बी। तो एन प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/b। अगर वेग बढ़ेगा तो अपूर्णांक घटेगा। यहाँ देखिए प्रकाश की चाल, वेग बढ़ रहा था, इसको आप वेग भी प्रकाश का वेग लिख सकते हैं, प्रकाश का वेग बढ़ता है। अगर वेग बढ़े, देखो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, एन प्रोपोर्शनल 1/b मतलब अपवर्तनांक वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर एक राशि की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे राशि की वैल्यू घट जाएगी। तो वेग बढ़ रहा है यहाँ देखिए, तो अपने आप अपवर्तनांक एन का मान घट रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन सी बराबर 1/n होता है, मतलब साइन सी प्रोपोर्शनल, अच्छा सी प्रोपोर्शनल 1/n। सी क्रांतिक कोण है, यहाँ पर लिख देंगे क्रांतिक कोण घटता है, क्रांतिक लिखा हुआ है, क्रांतिक कोण घटता है, क्रांतिक कोण घटता है। तो सी प्रोपोर्शनल 1/n, क्योंकि क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बढ़ेगा, अगर यहाँ देखिए अपवर्तनांक लिखा होगा, अपवर्तनांक n घट रहा है तो यहाँ बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, अगर n का मान देखो यहाँ कहीं घट रहा है तो सी का मान क्या होगा, क्रांतिक कोण बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा। अब विचलन कोण क्या होता है, डेल्टा बराबर होता है n-1 ऑफ a। ठीक है, इसका मतलब हुआ डेल्टा प्रोपोर्शनल n। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो विचलन कोण बढ़ेगा, तो अगर अपवर्तनांक घटेगा तो विचलन कोण घटेगा। तो यहाँ अपवर्तनांक हमने लिखा था, अपवर्तनांक घट रहा है तो विचलन कोण भी घट रहा है। तो ये फार्मूले हो गए हम लोगों के, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप पहले नोट कर लें। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है बेहतर तरीके से और बढ़िया सीखना चाहते हैं फिजिक्स हमसे, तो आप हमारी प्राइवेट क्लास में जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7080723924। आपको जिस भी क्लास में आपको एडमिशन लेना है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और जिला का नाम तथा जिस क्लास में आप एडमिशन चाहते हैं लिखकर आप भेज दीजिए। आप भेज सकते हैं। ये क्लास आपको प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग वीडियो, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपको न्यूमेरिकल सहित समाप्त करके पढ़ाया जाएगा और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा। और ये सारी क्लासें बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आप अपनी क्लास में एडमिशन ले लें, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। सभी कक्षाएं आपके यूट्यूब पर चलाई जाती हैं, प्राइवेट क्लासें भी चलाई जाती हैं। आप जिस क्लास में हो उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएं तो आपको वीडियो रेगुलर मिलने लगेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं छात्रों। देखिए, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये प्रिज्म है, तो यहां पर अगर आप ऐसे श्वेत प्रकाश डाल रहे हैं, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश आप यहां डालेंगे तो जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वह
7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चलिए, सबसे ऊपर क्या होता है? वायलेट होता है, फिर इंडिगो होता है, फिर ब्लू होता है, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस क्रम में जो है आपको मिलेगा श्वेत प्रकाश। अब इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वह अपने 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण में वर्ण विक्षेपण का क्रम विबग्योर होता है। वर्ण विक्षेपण में रंगों का क्रम क्या होता है बच्चों? विबग्योर होता है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि प्रिज्म द्वारा जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वह 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे छात्रों? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण में रंगों का क्रम क्या होता है? विबग्योर होता है। यहां देखें, बैगनी रंग, बैगनी रंग का अपवर्तनांक बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसलिए इसका विचलन भी सबसे अधिक होगा। बैगनी रंग का देखो, यहाँ पर बैगनी रंग का अपवर्तनांक, यहाँ देखिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है तो ये विचलित भी सबसे ज्यादा होता है। इसलिए यह प्रिज्म की आधार की तरफ प्राप्त होता है, सबसे नीचे प्राप्त होता है। इसलिए यह सबसे अधिक विचलित हुआ है तो सबसे नीचे प्राप्त हो जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए यह सबसे कम विचलित होता है। अब सबसे कम विचलित होगा तो ऊपर प्राप्त होगा, और जो सबसे ज्यादा विचलित होगा नीचे प्राप्त होगा। इसलिए यह सबसे ऊपर प्राप्त होता है, सबसे ऊपर शीर्ष की ओर। ठीक है, शीर्ष की ओर प्राप्त होगा। और बैगनी रंग नीचे प्राप्त होता है, आधार की ओर। चलिए छात्रों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमने, देखिए ये आधार है, आधार की ओर कौन सा रंग है? बैगनी। और शीर्ष, शीर्ष की ओर कौन सा रंग है बच्चों? लाल रंग है। अब आप आगे पढ़िए, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण की पढ़ी परिभाषा। चलिए देखिए, प्रकाश की किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच
बने हुए कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसे थीटा से लिखा जाता है। मात्रक इसका मात्रक बच्चों क्या होगा? रेडियन होता है। या बीमाहीन राशि। तो इस तरह से छात्रों हम लोगों ने सीखा कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रकाश की किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश की दो निर्गत किरणें हैं, जैसे आप देखिए यहां से आप डाल दिए रेड हो गया और यहाँ पर बैगनी हो गया। इसको इस तरह से जाना चाहिए था। और बैगनी तो दो निर्गत किरण है, इनके बीच जो कोण बनेगा इस तरह से, ये हो जाएगा आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। पर इसको आप देख लीजिए, इसका मात्रक रेडियन होता है, इसे थीटा से लिखा जाता है, यह बीमाहीन राशि है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चैप्टर 2 है आपका। दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दें सभी चैप्टर्स के वीडियो आपको लगातार चाहिए तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप करके आप अपने क्लास में ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। सारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। जो भी आपको पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा, सीखना चाहते हैं, तो आप लिख करके इस नंबर पे भेज देंगे तो आपको तुरंत उस वीडियो आपके पास भेज दिया जाएगा, आप उसको पढ़ पाएंगे। और लाइक वाइक करने का कोई फंडा नहीं है, अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो कर दीजिए। इसको पहले आप नोट कर लें।